हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज क्लास 11 का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ आइटम क्वेश्चन नंबर 61 से सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 0.002 नैनोमीटर, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम of the electron. Suppose the momentum of electron is h by 4 pi into 0.05 nanometer. Is there any problem in defining this value? तो ये क्वेश्चन अनसर्टेनिटी पे है। क्वेश्चन जो है से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन into uncertainty in momentum must be equal to greater than h by 4 pi। तो uncertainty in position मेरा दिया हुआ है 0.002 नैनोमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं तो 0.002 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻²। तो डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इक्वल टू h by 4 पाई। और h by 4 पाई को 0.527 इंटू 10⁻⁻34 ये भी एक यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। तो डेल्टा एक्स मेरा दिया हुआ है तो डेल्टा पी आ जाएगा। डेल्टा पी तो एच का वैल्यू लेते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻12 मीटर। तो डेल्टा पी जो आएगा मोमेंटम का चेंज, अनसर्टेनिटी मोमेंटम 2.638 इंटू 10⁻23 kg मीटर पर सेकेंड। तो मेरा मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितना आ गया? मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ गया 2.638 इंटू 10⁻23 kg पर मीटर पर सेकेंड। ऑफ इलेक्ट्रॉन h by 4 pi इंटू 0.05 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को चेंज कर लेते हैं मीटर में, मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो वैल्यू पुट कर देते हैं सबका। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा मेरा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 10 टू पावर इंटू 5 इंटू 10 टू पावर -11। तो इसको सॉल्व करने पे 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 और ये 4 इंटू 3.14 इंटू 5। तो ये जो माइनस में इसका जो पावर है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं +11। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पे इंटू 10⁻23 10⁻3। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा मेरा वैल्यू 10
इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.55 इंटू 10⁻24 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा इतना आ गया और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इतना आया था मेरे पास। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मेरे पास आया था, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आया था 2.638 इंटू 10⁻20। यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है 2.638 इंटू 10⁻23 और मोमेंटम है 1.055 इंटू 10⁻24। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी जो है मोमेंटम में उसका जो वैल्यू है से छोटा है। किसके कंपैरिजन में? मोमेंटम के कंपैरिजन में। मोमेंटम जो है वो क्या है? छोटा है। तो छोटा है, इसको इस तरह हम समझ सकते हैं, जो इस तरह समझते हैं ये आपके पास 50 रुपीज है। अगर हम बोल रहे हैं आपके पास टोटल 50 रुपीज है और हम बोल रहे हैं जो अनसर्टेनिटी हमको फाइंड आउट करना है। अगर हम बोल रहे हैं जो 60 रुपीज है, हम बोल रहे हैं जो 60 है, तो कितना का अनसर्टेनिटी हम बता रहे हैं? 10 का अनसर्टेनिटी हम बता रहे हैं। अगर हम बोले कि आपके पास 0 रुपीज है तो कितना का अनसर्टेनिटी होगा? 50 का। तो मैक्सिमम कितना का हो सकता है? 50 का। अगर हम बोले कि आपके पास -100 है तो ये अनसर्टेनिटी पॉसिबल नहीं है। अनसर्टेनिटी कांट बी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ पैरामीटर। अनसर्टेनिटी कांट बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर कोई भी पैरामीटर हो, मोमेंटम हो, वेलोसिटी है, किसी का अनसर्टेनिटी उसका एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 62, द क्वांटम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। लिस्ट इफ एनी ऑफ दीज हैज स्लैश हैव द सेम एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 4 क्वांटम नंबर्स दिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है, तो इसको बनाने के लिए बोर-बरी रूल या N+L रूल। तो N+L रूल या बोर-बरी रूल, इसके अनुसार से जिसका N+L का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा और उसको लास्ट में फिल करना पड़ता है। L का वैल्यू कम होगा, वो फर्स्ट फिल अप होगा, उसका एनर्जी क्या होगा? कम होगा। तो देखते हैं। तो फर्स्ट दिया हुआ है N दिया हुआ है 4 और L इसमें दिया हुआ है 2। तो N+L का वैल्यू कितना हो जाएगा? N+L का वैल्यू 6 हो जाएगा। में दिया है N=4 L=2, तो इसमें N+L का वैल्यू 6 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में दिया हुआ है N का वैल्यू 3 और L का वैल्यू 2। इसका N+L कितना हो जाएगा? 5। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या होगा? थर्ड में इसका N का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है और L का वैल्यू इसका दिया हुआ है 1। इसका L का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो इसका N+L का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद यहाँ पे ऑर्बिटल्स भी लिख लेते हैं, जो कौन सा ऑर्बिटल को ये रिप्रेजेंट करता है ये भी लिख लेते हैं ताकि समझने में और आसानी होगी। उसके बाद 4, N का वैल्यू कितना दिया हुआ है? N का वैल्यू 3 दिया हुआ है और L का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो इसका N+L का वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा। उसके बाद 5 में देख लेते हैं, N का वैल्यू दिया हुआ है 3 और L का वैल्यू 1 दिया हुआ है और इसका N+L का वैल्यू कितना आ जाएगा? L का वैल्यू 6 में N का वैल्यू दिया हुआ है 4 और L का वैल्यू दिया हुआ है
1, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, n प्लस एल का वैल्यू 5। सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है, सबसे ज्यादा एनर्जी इस ऑर्बिटल का है, तो इस ऑर्बिटल n4 है और l का वैल्यू 2 है, तो ये कौन सा सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो ये 4d को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि l 2d के लिए होता है और n इसका 4 दिया हुआ है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3d को, ये 3d को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n इक्वल टू 4, तो ये 4p को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4p को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3d को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3d को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3p को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3p को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4p को। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, तो l का वैल्यू सेम, n प्लस l का वैल्यू सेम हो जाता है। जब यहाँ पे ये 4 केस में n प्लस l का वैल्यू सेम हो गया, तो जिसमें n का वैल्यू कम होता है उसका एनर्जी कम होता है। तो सबसे पहले सबसे कम एनर्जी किसका है, सबसे कम एनर्जी है 5 का, सबसे कम एनर्जी किसका है, लोवेस्ट एनर्जी किसका है, इसका है। उसके बाद किसका एनर्जी है, ये 3d को रिप्रेजेंट कर रहा है, और n का वैल्यू इसका सब कम है, तो उसके बाद ये बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वल टू 4 और सेकेंड का एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद एनर्जी किसका ज्यादा होगा, उसके बाद 4p का एनर्जी ज्यादा होगा, तो 4p का कौन सा होगा, 6 और 3 का एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा। 6 और 3 का एनर्जी, 6 और 3 का एनर्जी सेम होगा, क्योंकि n और l का वैल्यू सेम है। उसके बाद किसका एनर्जी होगा, 4d का। Question 63. The bromine atom possesses 35 electrons. It contains 6 electrons in 2p orbitals, 6 electron in 3p orbital, 5 electron in 4p orbitals. Which of these electrons experience the lowest effective nuclear charge? ये न्यूक्लियस है और ये 2p, ये 3p, ये 4p, ये 2p, 3p, 4p। जैसे जैसे n इंक्रीज कर रहा है तो इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे n का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। इसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो भी इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या सेल का नंबर बढ़ रहा है। तो यह न्यूक्लियस है जो 2p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको मोर टाइटली हेल्ड करेगा इन कंपेरिजन टू 3p, 4p एंड 5p। तो 4p तक की बात है, तो 4p का जो इलेक्ट्रॉन को ये लेस टाइटली हेल्ड करेगा और इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर, इसका जो यहाँ पे चार्ज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत कम रहेगा। ये लोवेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस करेगा। इसका एक और रीजन है स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट। जो इनर में जो ऑर्बिटल्स है ये सील्ड करेगा, ये इसको सील्ड करेगा। इनर ऑर्बिटल जो है इसको आउटर ऑर्बिटल को सील्ड करेगा और इसके कारण इसका जो चार्ज है, ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो चार्ज जो एक्सपीरियंस करेगा कम करेगा। और जैसे जैसे इधर से इधर लेफ्ट टू राइट हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। और जैसे जैसे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है
रेडियस डिक्रीज करता है। इसी कारणवश जो है साइज ऑफ आइटम अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है, वो लेस टाइटली होल्ड रहेगा न्यूक्लियस से। और सबसे लोवेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन सा ऑर्बिटल एक्सपीरियंस करेगा, तो 4p ऑर्बिटल जो है लोवेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन 64, among the following pairs of orbital which orbital will experience the large effective nuclear charge। तो कौन सा ऑर्बिटल को लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, कौन सा ऑर्बिटल लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करेगा। तो पहला दिया हुआ है और 3s। तो ये न्यूक्लियस है और ये 2s ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2s ऑर्बिटल, फिर यहाँ पे 3s ऑर्बिटल। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, इसका रेडियस भी बढ़ेगा। n इंक्रीजेज आर एल्सो इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहा है, ये 2s है, यहाँ पे 3s है। तो जो s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज है, ज्यादा पास में है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो इफेक्टिव ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा इन कंपेरिजन टू 3s। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा, 2s जो है वो लार्जेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। उसके बाद 4d B 4d एंड 4f। तो एक पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है SPDF। तो s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज है, ज्यादा पास में है। तो s ऑर्बिटल जो है, उसके बाद p ऑर्बिटल, उसके बाद d ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 4d है और 4f है। यहाँ पे क्वांटम नंबर तो सेम हो गया, सेम क्वांटम नंबर में 4s भी है और 4p भी 4p भी है और 4f भी है, 4p भी है और 4d भी है। तो यहाँ पे सेम क्वांटम नंबर तो सेम हो गया, लेकिन जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज होने की वजह से वो जो है ज्यादा, उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है। s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है, इसकी वजह से ये न्यूक्लियस से ज्यादा पास में है। तो इसमें क्या होगा, 4d जो ऑर्बिटल है उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, वहां पे जो न्यूक्लियस जो उस पे चार्ज लगाता है, जो उस पे ज्यादा टाइटली से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। 4d इसका आंसर होगा। उसके बाद C 3d एंड 3p। तो सेम चीज 3p है, 3p और 3d। तो 3p में सेम पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से जो p ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से ज्यादा पास में है, तो इसके वजह से जो 3p जो है उसमें ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। क्वेश्चन 65, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन आर प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल, व्हिच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम न्यूक्लियस। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 13 और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 14। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जो 3p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 2 और इसका 1s2 2s2 2p 6 3s2
3p1। तो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। सिलिकॉन में प्रोटॉन की संख्या, सिलिकॉन का है 14 प्रोटॉन है, तो ये मोर टाइटली हेल्ड करेगा इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मिलेगा। ये मोर टाइटली इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिलिकॉन में ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करता है। क्वेश्चन 66 इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट फास्फोरस। फास्फोरस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद क्रिप्टन। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो 1s2 2s2 इसका एटॉमिक नंबर 15, 2s2 2p6 3s2 3p3 2 15, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। तो इसको हम बॉक्स डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3p ऑर्बिटल है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। सिलिकॉन 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। तो इसमें 4s में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड और d में 5 इलेक्ट्रॉन, 4s और ये 3d। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसमें। उसके बाद आयरन में 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो इसमें 4s2 फिल है और D में D ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और आर्गन में 0 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेते हैं। नोबल गैस में अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो आर्गन 4s2 3d10 4s2 3d10 4p6। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, सारा इलेक्ट्रॉन फिल है। लास्ट क्वेश्चन 67 हाउ मेनी सबसेल्स आर एसोसिएटेड विथ n equal to 4? How many electron will be present in the subcell having ms equal to ms value of -half for n equal to 4? तो 2 क्वेश्चन है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है जो अगर n equal to 4 है तो इसके लिए L का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ये सब पॉसिबल है, ये L का वैल्यू हो सकता है। अगर ये
तो कितना, अगर AL 0 है तो 4S होगा, उसके बाद 4P होगा, उसके बाद 4D होगा और 4F होगा। तो नंबर ऑफ सबसेल कितना होगा, तो 1 2 3 4, तो 4 सबसेल होगा। कितना सबसेल होगा, 4 सबसेल। सेकंड ये क्वेश्चन बी, ये n इक्वल टू 4 दिया हुआ है, n इक्वल टू 4, तो टोटल n इक्वल टू 4, the total number of electrons in n cell, total number of electrons in n cell, in nth cell। तो nth सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए 2n स्क्वायर, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32, तो n इक्वल टू 4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा टोटल 32। तो इसमें बोल रहा है जो इसका जो स्पिन जो होगा, स्पिन इसका माइनस है, स्पिन इसका -½ होना चाहिए। तो 16 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ में और 16 इलेक्ट्रॉन -½ में होगा। 16 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा और 16 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो एक का स्पिन +½ और एक का -½ तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका ms का वैल्यू -½ होगा वो कितना होगा 16।